नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम जो बचे हुए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि अब ये कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं उतना ठीक रहता है। तो चलो शुरू कर देते हैं शुरू। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर क्या चीज़ होती है, मैंने पहले भी बताया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत है जो वो मूल अधिकार से संबंधित है ना, दोनों के एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंतर है। मूल अधिकार क्या है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, एक राज्य के कर्तव्य होते हैं, ऐसे हम मान सकते हैं। और जिसके अंदर इसके दोनों में अंतर होते हैं वो हम बाद में बता देंगे, और थोड़े बचे हुए अनुच्छेद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 43 बचा हुआ था हमारे, ठीक है ना, अनुच्छेद 43। अब देखिए इसके बारे में क्या था, सहकारी समितियां, है ना, क्या है, सहकारी समितियां, जिसके अंदर राज्य द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, राज्य द्वारा कि भाई हाँ राज्य ये कार्य करेगा, जिसके माध्यम से उसके कर्तव्य बताए गए थे। और ये 43 ख था, क्या था बाबू, 43 ख, बीच में जो ख लगा देना है। और ये कब शामिल होता है, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में शामिल होता है। कब होता है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर क्या होता है, शामिल होता है। तो हमें क्या है, ये बातें भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इसके बाद में आगे देखते हैं हम क्या होता है। अब 2011 ना, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है देखिए 2011, ठीक है ना। और देखिए जब ये सहकारी समितियां, जब ये सिस्टम आया था, क्या था, सहकारी समितियां का उन्नयन, है ना, समितियां का उन्नयन कर दीजिए, उन्नयन यानी कि उदय कह दीजिए, जिसके अंदर अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया था, और जिसमें कुछ काम था कि भैया इस प्रकार से सहकारी समिति होती है, वो ये निर्धारित करेगी कि किस प्रकार काम वगैरह चलना चाहिए, राज्य के क्षेत्र में काम वगैरह होते हैं ना राज्य के क्षेत्र में, वो किस प्रकार चलना चाहिए। सहकारी समिति क्या करेगी, बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा है ना, एक मान सकते हैं जो नए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है उनको इसके बारे में जोड़ा गया है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर हम इसके आगे बात करते हैं भी और सिस्टम इसके अंदर क्या जोड़ा गया है। तो देखिए इसके आगे बात करते हैं 43, तो ये हो जाता है कंप्लीट। फिर रहता हमारा 44, क्या था, 44 अनुच्छेद 44 के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, नागरिकों के लिए, किसके लिए बाबू, नागरिकों के लिए। मेरी बातों का आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, नागरिकों के लिए सिविल नागरिक संहिता, सिविल नागरिक संहिता को बढ़ावा देना या लागू करना या बढ़ावा देना, क्या करना, या तो लागू करना, ये फिर सिविल नागरिक संहिता, क्या है, सिविल नागरिक संहिता, सॉरी सम्मान, है ना, सम्मान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ये संहिता है ना, ये सिस्टम था भाई। अब देखिए इसके अंदर क्या बात चाहिए कि भाई नागरिक होते हैं, है ना, उनके बीच में समान सिविल संहिता की स्थापना करनी है। सबके, है ना, एक जैसे बराबर देखना चाहिए, कानून के क्षेत्र में सब बराबर होना चाहिए। राज्य इस क्षेत्र में ये लगातार प्रयास करेगा और ये प्रयास करता रहेगा। क्या करेगा कि वो इस प्रकार प्रयास करेगा, भारत जो राज्य होता है उसका, राज्य के अंदर जो सभी लोग रहते हैं, जनता रहती है, नागरिक रहते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार क्या करेगी, इनके आधार में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगी। जैसे अशोक जी है ना मुख्यमंत्री, तो अब अशोक जी क्या करें, राज्य के क्षेत्र में, अशोक जी राज्य के क्षेत्र में, अशोक जी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। जब वो अपने अधिकार वगैरह देते हैं जनता को, तो इस प्रकार भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता ना, बराबर। और ये केवल, और जो ये समान सिविल संहिता है, ये ओनली फॉर गोवा को मिली है। किसको, गोवा के अंदर लागू, बाकी किसी के क्षेत्र में लागू नहीं है, गोवा के अंदर लागू है समान सिविल संहिता। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, समान सिविल संहिता है वो
कौन से क्षेत्र के अंदर लागू हुई है, ऐसा कोई एक मात्र राज्य बताइए, या फिर ऑप्शन के अंदर दे देंगे इसमें से कौन सा राज्य क्षेत्र के अंदर समान सिविल संहिता लागू नहीं है। तो जिसके अंदर एक नहीं है मतलब नहीं है, उसके अंदर एक गोवा दे देगा सबसे बेस्ट, फिर मणिपुर दे देगा, ठीक है ना, फिर राजस्थान दे देगा, एक मध्य प्रदेश दे देगा, और 4 हो गए। फिर इसमें अ ब स दे देंगे, इसके अंदर मिलान कीजिए कौन किसके अंदर सही है ना, ये सही है भाई किसके अंदर नहीं है, तो कोई कहता है ये गोवा के अंदर नहीं है, या फिर कोई मणिपुर कह देगा। क्यों कहेगा मणिपुर? क्योंकि फिलहाल दंगे के स्तर पर देखा जाए तो मणिपुर को ज़्यादातर टारगेट के लेकर चलते हैं, तो हमें समान सिविल की बात वहाँ पर तो कम दिखाई देती है, तो उसको ज़्यादातर गोवा को ऑनली फॉर नहीं सॉरी मणिपुर को ऑनली फॉर टारगेट करेंगे। तो कुछ बातें होती है वो ध्यान रखनी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन के अंदर हम केवल गोवा लिखना, गोवा चुनना होता है कि किसके अंदर नहीं है, तो ये गोवा को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों के अंदर कर दीजिए बी सी डी, ये तीनों ही हैं जिसके अंदर क्या है समान सिविल संहिता लागू, इस तीनों के मायने नहीं है। तो मेरी बात है आपको समझ में आ रही है? क्योंकि स्पीड से बोल रहा हूँ और तबीयत खराब होने के कारण साफ भी आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी कोशिश करना सुनने की जरूर। अब देखिए इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। 44 क्लियर हो जाता है, फिर आता है 45, अनुच्छेद 45 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 45 यही कहता है शेष अवस्था बच्चा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। शेष अवस्था बच्चा या 6 वर्ष से कम वर्षा वाले बच्चे को शिक्षा दिलाने का राज्य का कर्तव्य तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो देखिए 45 के अंदर ये है जो शेष अवस्था है ना, और जिसके अंदर 6 वर्ष से छोटा बालक है। देखिए आज के हम क्षेत्र में देखा तो आंगनवाड़ी हमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है बाबू? आंगनवाड़ी, ठीक है ना। उस आंगनवाड़ी के अंदर क्या होता है, कभी यदि छोटे बच्चे होते हैं तो वो आंगनवाड़ी के अंदर जाते हैं और 5वीं तक बच्चे को पढ़ा जाता है, 5वीं तक नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल छोटी शिक्षा होती है मानसिक विकास के क्षेत्र में, मानसिक बच्चे का किस प्रकार विकास होता है उसके अंदर खिलाया जाता है, और पोलियो दवाई होती है वो आंगनवाड़ी के अंदर पिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि राज्य के अंदर एक कर्तव्य जोड़ा गया था कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा भी दे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। लेकिन उसके बाद में परिवर्तन किया गया था, क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था उसके बाद के अंदर, जिसके अंदर ये परिवर्तन किया गया था 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का किसका, राज्य का क्या होगा, कर्तव्य राज्य का भाई बच्चे को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवानी है। तो ये काम करेगा राज्य। 46वां संविधान संशोधन 2002, 46वां संविधान संशोधन संशोधन 2002, और इसी समय एक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आपको कभी याद हो तो कभी समझना, 11वां कर्तव्य। हम जो हमारी अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम यही बात करेंगे। इसके बाद के अंदर यही कर्तव्य जोड़ा गया था आगे जाके कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को माता पिता जो इसके संरक्षक होते हैं उनका एक कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दिलाने का काम करे। आगे है ना 86वें संविधान संशोधन में उसके आगे काम करेगा। वो कब करेगा वो हम बाद में बताएंगे, आगे जब क्लास आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो 45 क्लियर होता है उसके बाद 46 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 46 कुछ महत्वपूर्ण बात के अंदर बात करता है। क्या करता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्या बाबू? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग, वो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं या फिर आर्थिक क्षेत्र में पीछे हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र में पीछे हैं, तो मान लीजिए पिछड़े क्षेत्र है, गरीब है, उनके क्षेत्र में राज्य लगातार प्रयास करेगा कि उनको उच्च उठाने के लिए काम करेगा। ठीक है ना। ये भी मान लीजिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो राज्य लगातार प्रयास करेगा उन बच्चों को शिक्षा दिलाने का कोशिश करेगा।
फिर मान लीजिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, गरीब है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो राज्य उसके क्षेत्र में भी काम करेगा। राज्य ध्यान रखेगा कि कौन सा गरीब बच्चा है और कौन सा नहीं है, ताकि उनको थोड़ा सा अधिकार दिया जाए और आरक्षण दिया जाए, जिसके माध्यम से वो ऊपर उठ सकता है। समझ आ रही है बात? आरक्षण वाली भी बात समझ में आ रही है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है? इस कारण आरक्षण दिया जाता है। इसकी वजह यही होती है, जो गरीब होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, वो ऊपर मतलब ऊपर उठ सके। ठीक है ना? हम ये लंबा आरक्षण की बात करते हैं, लंबा टॉपिक होता है, कभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। 46 हो गया। फिर आज बात आती है 47 की, अनुच्छेद 47। इसमें क्या होता है? देखिए अनुच्छेद 47 के अंदर पोषण, सर पोषण का मतलब नहीं है, समझे नहीं, खाने की व्यवस्था के संबंधित है पोषण, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक तो पोषण हो गया, पोषण आहार, पोषण स्तर या जीवन स्तर, क्या कह सकते हैं, पोषण स्तर, पोषण स्तर, या फिर हम कह सकते हैं जीवन स्तर। इनको ऊंचा उठाने के लिए राज्य लगातार प्रयास करेगा। और राज्य दूसरा ये भी प्रयास करेगा, यदि जो नशीली पदार्थ होती हैं, अनुच्छेद 47 के माध्यम से यदि कोई नशीली पदार्थ होती है तो उन पर सरकार क्या करेगा, बैन लगाएगा, यानी कि उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो आज के क्षेत्र में नशीले पदार्थ क्या है? अफीम है और डोडा है और तस्करी है, वो नशीली पदार्थ है। और भांग हो गया, और इसके बारे में और जितनी भी बात करें वो नशीली पदार्थ के अंदर आती हैं। और इसके ज़्यादा बात करते हैं तो मिराज, गुटखा, जो कि पान मसाला बोला जाता है उसको, और जो धूम्रपान होते हैं, सिगरेट, बीड़ी, और इसके अलावा बात करते हैं शराब। देखिए आज के क्षेत्र में शराब है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी साबित होती है। शराब भी अफीम से पीछे नहीं है, कम नहीं है, क्या नहीं है, शराब भी पीछे नहीं है। क्योंकि सरकार जितना भी प्रयास करती हैं, उनको जो गरीबों को मतलब कि पैसे वगैरह देती हैं, जो भी साधन वगैरह उपलब्ध कराती हैं, तो जिससे वो क्या करते हैं, उनका फ़ायदा गलत उठाते हैं और वो शराब के नशे के अंदर पड़ जाते हैं, उनकी लत लग जाती है। तो सरकार ये लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कर्तव्य बनता है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है अनुच्छेद 47 के माध्यम से, कि वो इन पर बैन लगाए शराब पर। लेकिन फिलहाल कब लगाएगी ये उन पर डिपेंड करता है, और लगाए या नहीं लगाए वो भी उस पर निर्भर करता है। तो जो अनुच्छेद कहता है वो यही कहता है, नशीली पदार्थ के अंदर शराब आता है तो उसको बैन करना जरूरी होता है। अगर नहीं करे तो फिर देखो क्या होता है। ठीक है ना? हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा अधिकार भी नहीं है ज़्यादा बोलने का, इतना फिलहाल है। लेकिन राज्य के ऊपर टॉर्चर भी हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका काम होता है, वो किस प्रकार काम करे। हमारा काम है बताने का और उनका काम है करने का। वो अपन लगातार प्रयास भी कर रही है वो रोकने के लिए, है ना? तो फिर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये हो गए 46, 47 हो गए। फिर इसके बाद 48 आता है। क्या आता है बाबू? 48 आता है, अनुच्छेद 48। 48 के अंदर क्या है? पर्यावरण के संबंधित जो वन के अंदर पर्यावरण के संबंधित जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, जिनकी सुरक्षा करने का राज्य का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। राज्य का ये कर्तव्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है कि कृषि एवं पशुपालन के संबंधित क्या थे? हाँ, कृषि एवं पशुपालन। 48 के अंदर क्या है? कृषि एवं पशुपालन। ये बाद में ख के अंदर है, कृषि व पशुपालन। अभी क्यों दिया गया, कि कारण क्या है? देखिए कृषि, राज्य लगातार प्रयास करेगा कृषि के क्षेत्र में कि ज़्यादातर किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको खाद बीज की सुविधाएं दी जाए, उनको लोन देने की कोशिश की जाए कि भाई आप है ना खेती कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब कि गवर्नमेंट से ले लीजिए। या फिर आपकी जब कृषि कर रहे हैं और फसल बर्बाद हो गई है, फसल अच्छी नहीं हुई है, तो आप सरकार क्या करेगी, उनको बजट भी देगी, है ना, उनको मुआवजा देगी। तो ये कृषि के क्षेत्र में काम करेगी। और पशुपालन के क्षेत्र में जो पशु पाल रहे हैं उनको कुछ योगदान देगी, उनको कुछ सहयोग देगी, उनको कुछ प्रोत्साहित देगी कि भाई आप जो पशु पाल रहे हैं तो इसके क्षेत्र में आपका जो मतलब विकास कर रहे हैं, एक हम कह सकते हैं जो गोबर खाद होती है उनको भी उत्पन्न कर रहे हैं, और जितनी बीमारी होती है वो कम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो फसल उत्पन्न होती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। तो राज्य इसके क्षेत्र में प्रयास करेगा, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ये इसका 48 है। फिर 48 इसी के आगे बात करता है कि पर्यावरण के पोषण के संबंधित क्या करता है, पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर
पर्यावरण का संरक्षण है, संवर्धन है, और फिर वन्य जीव है, उनकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, उनके क्षेत्र में कदम उठाएगा, क्या करेगा, कदम उठाएगा, उनकी रक्षा का प्रयास करेगा। देखिए पर्यावरण क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। पर्यावरण, पर्यावरण, अब इन पर्यावरण का क्या करेगा, संरक्षण करेगा, संरक्षण, फिर इसका संवर्धन करेगा, संवर्धन करेगा, फिर इनकी सुरक्षा करेगा। तो ये सारा काम किसका है, राज्य का है। कि पर्यावरण के संबंधित यदि पेड़ को कोई खतरा है, पेड़ यदि अधिक कट रहे हैं, तो सरकार का ये कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसके माध्यम से उनके पेड़ों की सुरक्षा की जानी चाहिए। और फिर ये उसका तक निर्देशक बनता है सिद्धांत, और इसके क्षेत्र में राज्य किस हद तक प्रयास किया है वो भी बताते हैं। उसमें हम ये बताएंगे 48 क जोड़ा गया था। क्या देखा था, 48 क, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि बाघ परियोजना है, हाथी परियोजना है, क्या है, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, फिर हाथी परियोजना, फिर जीव जंतु परियोजना, जीव जंतु के क्षेत्र में भी उन्हें नए नए प्रकार के अधिनियम चलाए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी हाँ, अधिनियम 1972 है, राष्ट्रीय वन नीति है 1982 है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ इस प्रकार प्रयास भी किया है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में हम राज्य को बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे, हाँ भाई राज्य ने इसमें लगातार इस प्रकार काम भी किया है। फिर 49 क्या कहता है, देखिए 49 के अंदर ये बात होती है, जो राष्ट्रीय महत्व है, जैसे स्मारक है, ये फिर राष्ट्रीय सड़क के को संबंधित है, और ये फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय जो पर्यटक स्थल है, तो जो एक महत्व के स्थल है, जैसे चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसके संबंधित इस प्रकार के जो भी इस महत्वपूर्ण स्थल है, उनका जो ध्यान रखने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य का होगा। तो ये बात आप समझ में आ रही है। 49 और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के संरक्षण हेतु या पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं भी सरकार लागू कर रही है। फिर 50 क्या कहता है, 50 तो वही कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। क्या कहता है, कार्यपालिका न्यायपालिका, 50वां कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करना, 50वां कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना, यानी कि दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका अपना काम करे और राज्य अपना काम करे, तो ये भी उनको बात ध्यान रखनी है। लोक सेवा कार्यालय में न्यायपालिका की पृथक्करण के लिए कदम उठाना, लगातार न्यायपालिका को अलग रहने की कोशिश करना, ये मतलब कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर शामिल है। और फिर 50 की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं जैसे मैंने गुट निरपेक्ष हम समझाया, क्या सकते हैं, गुट निरपेक्ष है वो हमने अपनाया था, जिनके अंदर मतलब कि विश्व युद्ध जब चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय एक कदम उठाया था हमने गुट निरपेक्ष का। और फिर हमने एक चीन के साथ में पंच से समझौता किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के एक प्रतिचिन्ह है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसके बाद में एक आता है अनुच्छेद 335 आता है, और 350 क आता है, और 351 आता है। तो ये 3 क्या वो भी देख लेते हैं। 335 क्या कहता है अनुच्छेद, ये इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के थोड़ा सा अलग है, क्या है, अलग है। और अलग होने के बावजूद भी एक ये अनुच्छेद वो अपने आप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंधित अपना योगदान इतना महत्व रखते हैं। देखिए कैसे, चलो साफ कर दूँगा। आप बोले एक फर्स्ट पढ़ा रहे, लेकिन आप मजबूरी है एक फर्स्ट पढ़ाना, हम क्या करें, क्योंकि पोस्ट टाइम पर हो भी नहीं रहा है, पेपर भी हो गया है, लेकिन करें कि अगली भर्ती हमारे आपके भी काम आए, जितना हो सके आपको ज्ञान मेरे को देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 35 क्या कहता है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 335। देखिए ये कहता है राज्य केंद्र क्षेत्र में या फिर राज्य क्षेत्र में, केंद्र या राज्य क्षेत्र में जिसकी सरकार होती है या जो भी दल वगैरह होते हैं, वो जब कार्य करता है तो उनको ये बात ध्यान रखनी होती है। क्या रखनी होती है, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, उनके क्षेत्र में जितने भी होते हैं युवा लोग होते हैं, और जो मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर अपना अहम रोल अदा करना चाहते हैं, उनको इतना नॉलेज भी होता है कि हम इस प्रकार काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं तो पैसे होता है और नई चुनाव लड़ने के बाद इतनी क्षमता होती है, फिर भी वो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं। तो जो दल वगैरह होते हैं वो क्या करेंगे,
जो सरकारें वगैरह होगी वो क्या करेगी, उनको सपोर्ट करेगी और उच्च पदों पर नियुक्त करने की कोशिश करेगी। ये अनुच्छेद 335 कहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे क्या बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 350 क ये कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा है ना, अपनी भाषा के अंदर बोलना चाहता है या फिर लिखना चाहता है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है या फिर स्कूल के अंदर पढ़ना चाहता है या फिर कॉलेज के अंदर अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ना चाहता है, तो राज्य उस पर मतलब राज्य उस पर कभी भी दबाव नहीं डालेगा। ये उनका हमेशा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत रहेगा। और राज्य इस क्षेत्र में हर समय प्रयास करेगा कि मेरे को एक काम करना है। अनुच्छेद 350 का मेरे को ये कहता है कि जो कमज़ोर, जो मतलब कि छोटे वर्ग के मतलब कि लोग हैं जिनकी भाषा ही छोटी है, मतलब कि कम क्षेत्र के अंदर है भाषा, और उनकी विशेष संस्कृति होती है और वो उस भाषा के अंदर पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कोई हर काम करना चाहते हैं, तो उनको उनकी क्या है, स्वतंत्रता है, उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ये फिलहाल जब ये सरकार इस प्रकार का रोक लगा भी देती है तो कोई भी किसी भी व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं है, नहीं उसको अंदर इसको इस प्रकार का कोई अधिकार है कि वो इसके क्षेत्र विरोध के अंदर कोई मतलब कि आंदोलन कर सकती है या फिर मतलब कि कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकती हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन राज्य का ये मतलब कि सिद्धांत है, क्या राज्य का नीति निर्देशन सिद्धांत है, वो इस क्षेत्र में काम करेगा, लगातार कोशिश करेगा कि हाँ भाई गांव के जो लोग मतलब कि समाज के जो लोग हैं, उस राज्य के जो लोग हैं, जैसे आज हमारे अशोक जी मुख्यमंत्री है, तो वो लगातार यही प्रयास करेंगे कि सबको अपनी मातृभाषा के अंदर बोलने का अधिकार होना चाहिए, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ये इस प्रकार उनका क्या है, मतलब कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भी अनुच्छेद 350 को। फिर 351 क्या कहता है, अनुच्छेद 351 ये कहता है कि जब भी भाषा की बात आती है ना, जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र में भाषा की बात आती है, केंद्र स्टेट पर कोई एग्जाम वगैरह होते हैं, जो भी फील्ड में काम होता है केंद्र क्षेत्र के अंदर, प्रोग्राम कह सकते हैं, कोई भी कार्य केंद्र क्षेत्र के होता है, केंद्र क्षेत्र में होता है, यानी कि भारत के जैसे भारत के संपूर्ण राज्य है उन सबका महत्व एक जैसा होता है कि भाई हम केंद्र की बात आती है, जब भारत की बात आती है तो सरकार हमेशा ये प्रयास करेगी, क्या करेगी, हिंदी को मतलब कि महत्व देगी, ज़्यादातर हिंदी भाषा उनको महत्व देगी, हर कंपटीशन एग्जाम है वो हिंदी को मैं कराने की कोशिश करेगी। कितना करती है वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो इनको हर क्षेत्र के अंदर, राज्य के कार्य के क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक एग्जाम के क्षेत्र के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी मेडिकल लाइन के अंदर बात करते हैं, फिर भी इसके अंदर कोशिश हो सके, जितना हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 351 कहता है। और इस क्षेत्र में यदि राज्य प्रयास नहीं भी करता है तो किसी भी भारतीय नागरिक का ये अधिकार नहीं है कि वो राज्य के ये काम करने के लिए मजबूर करे। तो ये इस क्षेत्र में कार्य थे, ठीक है ना। फिर इसके महत्व हो जाते हैं। फिर इस क्षेत्र में कौन से विचार कौन आपने किस प्रकार की रणनीति रखी है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में, यानी जब आलोचना की बात करते हैं कि हाँ आलोचना हमने किस प्रकार की है, तो एक देखिए आलोचना की जब बात करते हैं, क्या कहते हैं, आलोचना की जब बात करते हैं तो एक ठीक है ना, हाँ हो गए क्लियर ये तक पे। चलो ठीक है, अब यहाँ तक बात करेंगे क्योंकि देखिए हाँ आलोचना कर भी लेते हैं, क्या है आलोचना इसके क्षेत्र में ये है कि मतलब कोई भी न्यायालय के अंदर परिवर्तन नहीं है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर जाकर अपनी रिपोर्ट वगैरह दायर नहीं करा सकता कि साहब मेरे अधिकार को इस प्रकार छीना जा रहा है, यानी कि राज्य के कर्तव्य होता है, निर्देश सिद्धांत है, तो इस क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं कर रही हैं। इस प्रकार कोई भी परिवर्तन नहीं है राज्य के क्षेत्र के अंदर। फिर इनका महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, ना कि निर्देश देने की तरह। ये शिक्षा है, ये जो जिसकी सरकार होती है उनको शिक्षा देने की जैसे कार्य करता है, ना कि निर्देशित है, नहीं एक संरक्षक की बात करती है, उस प्रकार की नहीं बात करता है, ये बाध्य नहीं होता है इसके ऊपर। तो ये बात आपको पता होगी। विचार की बात करते हैं तो
LM सिंधवी, ML सिंधवी ने क्या किया, संविधान जीवनदाता भी देने वाली व्यवस्था है। ML सिंधवी ने कहा था जो हमारी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, एक हमारे जो संविधान की एक जीवनदाता, एक नया जीवन देने वाला है, क्या है, रूप है, राज्य के कर्तव्य निर्धारित करती हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इस क्षेत्र के अंदर कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उनका आर्थिक लोकतंत्र है, राज व्यवस्था के क्या है, आर्थिक लोकतंत्र है। तो ये बात भी ध्यान रखनी होती है। सर VN राव ने भी इस तत्व के संबंधित कहा था, राज्य प्रगति के लिए नैतिक आवश्यकता शैक्षणिक मूल्यों का बताया गया है। कैन ऑस्टिन ने कहा था निर्देशक तत्व का लक्ष्य सामाजिक क्रांति आवश्यक सत्ता को स्थापित करने का काम है। जो सामाजिक क्षेत्र होता है उनके अंदर जब क्रांति लाने का जो उद्देश्य होता है उसके क्षेत्र में उसी प्रकार ये क्या है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है। जब हम एक बात करते हैं, अब जो मूल अधिकार आ जाते हैं हमारे बीच में, ठीक है, मूल अधिकार व नीति निर्देशक टकराव, नीति निर्देशक टकराव, दोनों के बीच में टकराव किस प्रकार होता है। देखिए अनुच्छेद 32 एक बात करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंदर क्या था, हर क्षेत्र के अंदर का ध्यान रखना, क्या करना, अनुच्छेद 32 के अंदर ध्यान रखना था कि भाई जो मूल अधिकार होते हैं न्यायालय के अंदर परिवर्तन थे। लेकिन 1951 के अंदर चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य केस, ये केस आया था जिसके अंदर ये साबित कर दिया था कि जो भी मतलब कि इनके अंदर विरोध के अंदर खड़े हुए थे चंपकम दोराई राजन मद्रास राज्य केस के क्षेत्र में, तो इसका जो झुकाव मूल अधिकारों की तरफ था, मूल अधिकारों की तरफ था। फिर दूसरी बात करते हैं, तो एक 25वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या, केरल शिक्षा विधेयक 1959 के अंदर आया था, केरल शिक्षा विधेयक, जिसका भी झुकाव है वो मूल अधिकार के क्षेत्र में था। न्यायालय के दोनों महत्व को बनाए रखने के लिए समन्वयकारी नियंत्रण सिद्धांत को अपनाया गया था कि भी यहाँ मूल अधिकार और राज्य के कर्तव्य दोनों को बराबर अपनाया गया था। फिर आता है 25वां संविधान संशोधन, क्या आता है, 25वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971। अब देखिए इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि 39 ख और 39 घ, देखिए 31 के अंदर क्या जोड़ा गया था, इसके अंदर 31 ख व ग जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया था, 31 ख व ग, सॉरी ग ही जोड़ा गया था, 31 क्या जोड़ा गया था, 31 घ, ये 1976 के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके अंदर क्या चीजें थी, मतलब कि 1971 के अंदर, सॉरी 71। अब देखिए आपको कभी लगता है कि उन्होंने इस प्रकार क्यों कदम उठाया था, संपत्ति के सम्मति थी, अधिकार था, जिसके अंदर ये बात थी 39 ख व घ, उसके अंदर ये बात बोल दी गई घ के अंदर कि 31 घ के अंदर हम एक अनुच्छेद जोड़ते हैं, कौन सा जोड़ते हैं, 31 घ जोड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम 39 ख और घ को लेकर किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य है। क्या है राज्य का कर्तव्य, देखिए ये तो क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें ये है, एक तो देखिए ख है और एक घ है, ये इसके अंदर 31 ख 31 घ है और ये 39 ख, ये तो मूल अधिकार, ये है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। और जैसे मान लीजिए सरकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, अशोक जी, ठीक है ना। अब अशोक जी ने सोचा कि मैं क्या करूँगा, कुछ संविधान के अंदर थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ, क्या चाहता, मतलब कि अब राज्य क्षेत्र के अंदर फिलहाल केंद्र सरकार ये प्रयास करती है संशोधन की, फिर भी राज्य सरकार अपना ये मुद्दा उठा सकती है, अपना ये क्या कर सकती है, मतलब कि मतलब कि वो कह सकते हैं अधिवेशन प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है ना। वो ये काम करेगी 39 ख घ, ये बोलेगा, अशोक जी बोलेंगे कि मेरा कर्तव्य बनता है ख और घ के माध्यम से, और मैं 31 ख के तहत परिवर्तन कर सकता हूँ, और जिस पर यदि अनुच्छेद 14 और 19 और 31 इनका यदि उल्लंघन भी होता है
तो भी अनुच्छेद 31 के माध्यम से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे पाएगा। इंदिरा गांधी ने ये लगातार इस प्रकार प्रयास किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है। फिर वर्तमान स्थिति आपको सबको पता है, इसके अंदर दोनों में के अंदर क्या अंतर है, ठीक है ना, वो भी हम आपको पता होना चाहिए कि भाई जो राज्य के जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंदर है और ये 4 के अंदर है, और मूल अधिकार मतलब कि न्यायालय के अंदर परिवर्तन नहीं है और ये न्यायालय के अंदर परिवर्तन नहीं है, और इनका मतलब होता है व्यक्ति को बढ़ावा देना और इनका मतलब होता है समाज को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है, और इसका काम होता है व्यक्ति का कल्याणकारी कार्य करना, और इसके जो मतलब कि व्यक्ति के एक सुरक्षा बनाए रखना, और इसका काम होता है राज्य का कर्तव्य जो ध्यान राज्य को निर्देशित करता है कि ये काम करना है। तो क्या है, वर्तमान की स्थिति इस प्रकार होती है। तो मेरे को काम था कि जल्दबाजी में ये स्पष्ट मतलब कि पूर्ण करवाना था, और मैंने ये पूर्ण करवा दिया। मेरे को नहीं लगता मैंने कोई भी चीज़ पीछे छोड़ी है। तो देखिए फर्स्ट क्लास थी, और आपको भी लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि इनको क्लास को एक बार और देख लेना, समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। फिर हमारा जो मौलिक कर्तव्य होता है उनकी ये क्लास लेकर आएंगे अगले टाइम, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।